बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और साथ में बढ़ रही है, वो है साइबर क्राइम। तो क्या है साइबर क्राइम और कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, इसके बारे में आज हम करेंगे बात। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम की कोई निश्चित डेफिनेशन किसी भी प्रकार से भारत में किसी भी लॉ में नहीं दी गई है, इवन आईटी एक्ट में भी नहीं। पर हम कुछ इस तरह से साइबर क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके कोई क्राइम किया गया हो, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करके कोई क्राइम किया गया हो। मतलब या तो इसका उपयोग करके कोई क्राइम करें या फिर इसको टारगेट करके कोई क्राइम किया गया हो, तो ये जो क्राइम होगा वो साइबर क्राइम की परिधि में, श्रेणी में आएगा। कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं? तो जनरली बहुत सारे साइबर क्राइम हमारे देखने में आजकल आ रहे हैं, जिनमें से हम कुछ एक के बारे में अगर चर्चा करें तो जैसे सीसैम मटेरियल। सीसैम मटेरियल क्या होता है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिंग मटेरियल जो होता है, सीसैम मटेरियल कहलाता है। जब भी किसी फोटोग्राफ्स या किसी वीडियो में किसी चाइल्ड को लेके कोई ऐसी एक्टिविटीज़ शो हो रही हो जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो, तो सीसैम मटेरियल कहलाता है। इस तरीके के मटेरियल अगर आप ट्रांसफ़र करते हो या पब्लिश करते हो तो ये आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत क्राइम है और इसमें आप लंबी सज़ा के हकदार हो जाते हैं। दूसरा जो क्राइम होता है उसे कहते हैं साइबर बुलिंग। क्या होता है साइबर बुलिंग? तो आप जब इंटरनेट का उपयोग करके, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग करके किसी को चिढ़ा रहे हैं या किसी को हैरेश कर रहे हैं, तो ये साइबर बुलिंग की परिधि में आता है। अगला हम बात करें अगर साइबर स्टॉकिंग। जी, स्टॉकिंग तो हम और आप जानते ही हैं, किसी का पीछा करना। साइबर स्टॉकिंग क्या होगा? साइबर स्टॉकिंग मतलब इंटरनेट का उपयोग करके किसी का पीछा करना, अर्थात किसी को लगातार अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, किसी की एक्टिविटीज़ पे आप नज़र रखे हुए हो, किसी को आप फॉलो कर रहे हो, या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट के माध्यम से, कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से होती हैं, साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आती हैं। अगला जो साइबर क्राइम है वो है जॉब फ्रॉड। जी, जब हमारे स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन करके फ्रेशर हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, तो विभिन्न वेबसाइट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वहाँ पे अपने बायोडाटा को, रिज्यूम को सबमिट करते हैं और जो फ्रॉडस्टर हैं वो उन रिज्यूम को कलेक्ट करके फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उन्हें जॉब का लालच देकर उनसे पैसों की फ्रॉड कर लेते हैं। तो जॉब का लालच देके कि मैं आपको एमएनसी में जॉब दिलाऊंगा या किसी बाहर कंट्री में कोई जॉब आपको मिल जाएगी, या इवन फर्जी दस्तावेज तैयार करके वो ये भी शो करा देते हैं कि आपको जॉब मिल चुकी है, आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए आना है या आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, एट्सेट्रा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें जॉब फ्रॉड के अंतर्गत रखा गया है। और चूंकि ये सारी एक्टिविटीज़ वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल का उपयोग करके या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए हम इन्हें साइबर क्राइम की परिधि में भी लाते हैं। अगला एक क्राइम जो सबसे ज़्यादा देखने में आजकल आ रहा है वो है विशिंग। जी, विशिंग शब्द थोड़ा सा अलग है लेकिन अछूता नहीं है। एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, पैन कार्ड से लिंक नहीं है या XYZ, और फ़ोन पे ही आपसे आपका OTP, CVV नंबर, कार्ड की डिटेल, अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है। और जिनको जो अनअवेयर हैं, जहाँ तक अवेयरनेस नहीं पहुँची है, हमारे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो लोग डिटेल्स उनके साथ साझा कर लेते हैं और उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। अगला एक और विशिंग की तरह ही एक चीज़ होती है फिशिंग, जिसमें ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके की लिंक भेजी जाती हैं, जहाँ से आपकी पेमेंट की डिटेल या क्रेडिट कार्ड की या आपके अन्य और जो डिटेल्स हैं उन्हें मांगा जाता है। और अगर हम उन्हें वहाँ पे दे देते हैं या कोई ऐसी लिंक आती है जिसको हम क्लिक करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर, लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी डिटेल्स चोरी हो रही होती हैं
तो ये सारी जो लिंक्स होती हैं ये फिशिंग कहलाती हैं। तो ये एक प्रकार का फिशिंग अटेम्प्ट है, और ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। एक और क्राइम अभी हाल ही में देखने मिले हैं, जिसे बोलते हैं हम सिम स्वैप क्राइम। इसमें होता ये है कि किसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमें जो बेसिकली जान चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें अकाउंट की डिटेल या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स, और जब हम उसका ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसका एक ओटीपी जनरेट होता है जो कि बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो ओटीपी आता है। तो अगर किसी व्यक्ति के सिम कार्ड को स्वैप करके टेलीकॉम कंपनी से उस नंबर की कोई दूसरी सिम बनवा ली जाती है, जैसे सिम स्वैपिंग कहलाते हैं कहते हैं, अगर बनवा ली जाती है तो उस सिम, चूँकि डिटेल्स ऑलरेडी डेबिट कार्ड की या अकाउंट की डिटेल हमारे पास है और मैंने आपकी सिम कार्ड को स्वैप कर लिया है, सिम स्वैपिंग करा ली है, तो जाहिर सी बात है कि ओटीपी उस सिम पे आने वाला है, तो मैं आपका अकाउंट आसानी से खाली कर दूंगा। तो किसी की सिम कार्ड को स्वैप करके दूसरा सिम कार्ड इशू कराना सिम स्वैपिंग कहलाती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अगला जो क्राइम है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के क्राइम जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के आते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि क्रेडिट कार्ड से, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी के पास पहुंच जाती है और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड से करता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी जनरेट नहीं होता, और जब ओटीपी जनरेट नहीं होगा तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पैसों का हो जाएगा। मतलब सिर्फ डिटेल्स अवेलेबल होने पर भी आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। डेबिट कार्ड के बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं, जनरली जो मैंने अभी आपको बताया विशिंग वाला, जिसमें कॉल करके जानकारी ले ली जाती है। इसके अलावा भी जो पीओएस होते हैं या एटीएम मशीन होती है, वहाँ पे एक स्किमर जो मशीन होती है, आपने देखा होगा, वीडियोस काफ़ी सारे आए हैं, वो स्किमर मशीन में लगा देते हैं जहाँ एटीएम हमें इंसर्ट करते हैं, और वहाँ पे आपके डेबिट कार्ड की डिटेल पूरी कॉपी हो जाती है और उससे दूसरा एक फर्जी डेबिट कार्ड बनाया जाता है, और उसका जो पासवर्ड है वो आजू बाजू में कहीं मशीन के आसपास में कोई जो कैमरा लगा होता है उस कैमरे में आपका पासवर्ड आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कभी आप डेबिट कार्ड का उपयोग करें तो जो कीपैड है उस कीपैड के ऊपर अपना हाथ रखकर ही अपना पासवर्ड डालें, ताकि आपका पासवर्ड आजू बाजू में लगे किसी कैमरे में ना आ पाए। एक और क्राइम जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। जी इस इंटरनेट की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में, आपकी आइडेंटिटी का अगर कोई उपयोग करता है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट की श्रेणी में आता है। अब ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है? तो आइडेंटिटी क्या, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड? नहीं, ये सारे आपकी फिजिकल आइडेंटिटीज़ हैं जो किसी कार्ड पे आपके पास अवेलेबल है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका यूज़र नेम पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी उसका पासवर्ड, आपका एटीएम कार्ड उसका पासवर्ड, या आपकी फ़ोटोग्राफ्स, या इस तरीके की जो डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी जो आपकी आइडेंटिटी हैं, अगर ये कोई चुरा ले और इनका दुरुपयोग करके अगर कोई क्राइम करता है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। जैसे किसी का नाम और उसका फ़ोटोग्राफ का यूज़ करके कोई फर्जी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कोई आईडी क्रिएट कर लेता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। किसी का एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड चुरा के कोई उसका पैसा निकाल लेता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। किसी का डिजिटल सिग्नेचर को कोई और व्यक्ति उपयोग कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो ये तमाम जो वर्चुअल दुनिया में हमारी आइडेंटिटी हैं, अगर इन्हें कोई उपयोग करता है, इनका दुरुपयोग करता है बिना हमारे संज्ञान के, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। एक और क्राइम होता है डॉस अटैक। डॉस अटैक, डॉस को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब इस अटैक में क्या होता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या उनको इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो सर्विसेज आपके काम करना बंद कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेसमैन हैं
या आप एक स्कूल के या कॉलेज के संचालक हैं और आप अपने स्कूल के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस करते हैं। मैंने आपके स्कूल की जो वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस करा रहे हैं, उस पे इतने सारे डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक किए हैं। ये इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग, या और भी अन्य तरीके होते हैं, इनके माध्यम से डॉस अटैक किए जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट की बैंडविड्थ है वो ख़त्म हो गई और आपकी वेबसाइट जो है अब काम नहीं कर पा रही है, उसकी जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है और एडमिशन की प्रोसेस बंद हो गई है। तो ये जो इस तरीके के अटैक होते हैं ना, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं। एक और नई तरीके का क्राइम आजकल देखने में आ रहा है, क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी, जिसका उपयोग करके ब्लैक मार्केट में तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? इस क्रिप्टो करेंसी को काम करने के लिए, इसकी प्रोसेस को करने के लिए बड़े बड़े सर्वर और उनके लिए बहुत सारे प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं वो करते क्या है, वो अपने उस क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए एक ब्रूट या एक तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसे किसी भी माध्यम से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर देते हैं। फिर आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम, लैपटॉप की जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेसर की पावर का वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोग करते हैं। आपके इंटरनेट कनेक्शन की जो बैंडविड्थ है उसका उपयोग करते हैं अपने क्रिप्टो एक्टिविटीज़ के लिए। जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने खुद के सिस्टम और कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आपके कंप्यूटर, लैपटॉप के रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं और क्रिप्टो जैकिंग नाम का साइबर क्राइम अब हो रहा है। रैंसमवेयर के बारे में आपने सुना होगा। जी, एक साथ लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 2017 में एक अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक और दूसरा होता है एनक्रिप्शन। डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में होता क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में आपके कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डिनाइल हो जाती हैं। मतलब एक मेल आया या एक मैसेज आया, कोई भी लिंक जिस पे आपने क्लिक किया, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया और उसके बाद चूँकि वो रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर था, रैंसमवेयर अटैक आपके सिस्टम पे हुआ था, तो आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो अब पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ गया है जिन्होंने ये रैंसमवेयर अटैक आपके सिस्टम पे किया है। अब अगर वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज वाली कंडीशन का होगा तो आपके कंप्यूटर की जो सर्विसेज है सारी डिनाइल हो गई। आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे और डायरेक्ट एक पॉपअप आएगा कि योर कंप्यूटर हैज़ बीन इन डॉस अटेम्प्ट। और अगर आपको अपना कंप्यूटर वापस उसी अवस्था में चाहिए तो आप हमें इतना रैंसम पे करें बिटकॉइन के फॉर्म में। बिटकॉइन जो मैं अभी बात कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी, वही। तो अगर आप पे कर देते हैं तो आपका लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है, वापस से उसी अवस्था में आ जाता है। इसकी भी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। और दूसरा जो अटैक है रैंसमवेयर का वो है एनक्रिप्शन, जिसमें जैसे ही अटैक होता है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सिस्टम में। तो उसकी लैपटॉप, कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं सारी, चाहे वो वर्ड फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियोस फाइल हो, वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड हो जाती हैं। और अब उन फाइल्स को जैसे ही आप डबल क्लिक करके खोलते हैं तो एक पॉपअप आता है कि योर ऑल फाइल हैज़ बीन इनक्रिप्टेड, और अगर आपको वापस से ये फाइल चाहिए है तो आप इतना रैंसम हमें पे करें, इतना बिटकॉइन हमें पे करें, हम आपकी फाइल्स को पूरा वापस से डिक्रिप्ट कर देंगे। तो इस तरीके के अटैक भी हो रहे हैं और तमाम ये अटैक्स हैं, इनसे बचने के लिए केवल फ़िलहाल में एक ही उपाय है, अवेयरनेस। अपने आप को बचा के रखें और अवेयर रहें। और भी बहुत तरीके के साइबर क्राइम देखने में आते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल फ्रॉड, बिल्कुल जॉब फ्रॉड की तरह है। जो लोग शादी के लिए विभिन्न पोर्टल्स पे अपने बायोडाटा को जिन्होंने डाला हुआ है, शादी के नाम पे उनके साथ फ्रॉड होता है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड कहलाता है। इसके अलावा आपको टावर लगवाना है, पेट्रोल पंप के लिए आपने अप्लाई किया है, या अन्य इस तरीके की बहुत सारी फर्जी वेबसाइट हैं जिन पे लोग
टावर लगवाने के लिए, पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करते हैं, और वो चूँकि फर्जी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे बहुत मोटा अमाउंट आपसे लेकर आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे साइबर क्राइम के, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के एक्चुअल में, जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत छोटे छोटे से टाइप्स समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को समझना है, ये जो साइबर क्राइम थे ना, तो इनके लिए हम सेपरेटली एक एक साइबर क्राइम का एक एक वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी और राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश के द्वारा जारी इन वीडियोस को आप पसंद करेंगे। तो आगे वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।